हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब मौज कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे और थोड़ी सी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और मेरी जो पहले की दो वीडियोस है वो भी आप लोगों ने देखी होंगी। जो सेकंड वीडियो था मेरा, वो हमने एंड एक एग्जाम्पल पे किया था। और मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन कर दिया था मैंने एग्जाम्पल, बट एग्जाम में कैसे लिखते हैं, एग्जाम में लिखने का एक तरीका होता है, वो कैसे अडॉप्ट करना है अब हम वो देखेंगे इस क्वेश्चन में। एंड एक चीज और मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि बोर्ड्स में अगर आपका फाइनल आंसर कुछ गलत भी हो गया है, बट आपके स्टेप्स बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, बाकी पूरा प्रोसीजर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आपने एक एक स्टेप अच्छे से मेंशन किया हुआ है, तो एग्जामिनर इतना माइंड नहीं करता। मैं खुद भी एक टीचर हूँ, मैं भी कॉपी चेक करती हूँ। तो अगर सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा होता है तो एग्जामिनर को एक लगता है कि नहीं, अच्छा बच्चा है, इसके मार्क्स ज्यादा नहीं काटने चाहिए, गलती से फाइनल आंसर गलत हो गया, बाकी इसे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये ऑटोमेटिक थिंकिंग आती ही है एग्जामिनर के माइंड में। हमेशा कोशिश करें अच्छे से अपना जितना आपको आता है वो आंसर में आप लिखें। अगर फाइनल आंसर में कुछ गड़बड़ भी हो गई तो चलेगा। चलिए, अब हम, ये एग्जाम्पल 2 है आपका एक्सरसाइज उसका, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का। तो थोड़ा सा इसी में मैं चेंज करके एक और चीज आपको बताऊंगी, पर अभी ये देखते हैं क्या है कि let T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by T1, T2 such that T1 is congruent to T2. Show that R is an equivalence relation. इक्विवेलेंस दिखाना है तो इसका मतलब क्या दिखाना है हमें? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। इक्विवेलेंस का मतलब ये है, ये तीन आपको दिखाने हैं, एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तीनों को हमें पता ही है। मतलब रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि खुद के संग पेयरिंग होनी चाहिए। सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि A1 B1 है तो B1 A1 B होना चाहिए। ट्रांजिटिव का क्या मतलब है, A1 A2 है, A2 A3 है तो A1 A3 होना चाहिए। ठीक है, पहले तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब पहले की क्लास में पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंट का मैं आपको जल्दी से शब्दगत बता देती हूँ, डिटेल में नहीं जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जिन ट्राइंगल्स का शेप और साइज बराबर हो, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स भी पढ़ा होगा पहले की क्लासेस पे। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में शेप सेम होता है, साइज डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, ये दो ट्राइंगल्स जिनकी लेंथ और एंगल सब बराबर बराबर है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, दोनों सिमिलर भी हैं, पर ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मैं ले रही हूँ। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है पर सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों बराबर होना चाहिए। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम बाकी का क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला, बहुत अच्छे से लिखना सीखना है आपको, रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करें। एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ये हमेशा आप याद रखिए, कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, सिमिलर भी होता है। मैं सिमिलर का भी आपको इस साथ साथ इसलिए बताती चल रही हूँ क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपको कॉन्ग्रुएंट चेंज करके सिमिलर दे दे। एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, पहले तो ये लिखना है। देयरफॉर आर, ये तीन डॉट्स जो होते हैं इनका मतलब होता है देयरफॉर। ठीक है, स्कूल में भी बताया होगा आपको। ठीक है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ये तो शब्दों में लिख दिया। अब जो टेक्निकल है वो भी लिख लेते हैं। दैट इज T1 T1 belongs to R for every T1 belongs to T। सेट क्या था, T था सारे ट्राइंगल्स का, और रिलेशन क्या है, R पेयरिंग में। ठीक है, तो T1 T1 हर एक ट्राइंगल के लिए फॉलो करेगा। रिफ्लेक्सिव में हर एक
कि खुद की संग पेयरिंग होनी चाहिए, ये आप याद रखिए। ऐसा नहीं कि एक पेयरिंग मिल गई तो हमारा काम हो गया, नहीं नहीं। कोई गद्दारी नहीं चलेगी किसी एलिमेंट के साथ। हर एक एलिमेंट की खुद के साथ पेयरिंग होनी ही चाहिए। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या था? इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर, देन A2 A1 भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब मैं ब्रैकेट में आपको बता देती हूँ। इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर, देन A2 A1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू द सेट, जो भी सेट हो आपका। ये तो डेफिनेशन होगी ऑफिशियल। अब इसके केस में देखते हैं। लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू द रिलेशन। इसका क्या मतलब हो गया कि T1 इज, ये एरो का मतलब होता है, इट इम्प्लाइज, ठीक है, इट इम्प्लाइज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका क्या मतलब है कि T1 और T2 का शेप और साइज बराबर है, तो T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। T2 दोनों का शेप एंड साइज बराबर है, तो पहले T1 लिख लो या पहले T2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। ठीक है, विच इम्प्लाइज T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R फॉर एवरी T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू T। ठीक है, therefore R is symmetric। होपफुली क्लियर हो गया। चलिए, थर्ड वाला है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना है? लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R एंड, इससे जहां से खत्म हो रहा है वहां से दूसरा शुरू होना चाहिए, ठीक है ना? बिलोंग्स टू R मतलब हमने दो ले लिए, ठीक है। तो पहले का क्या मतलब है इसका? T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R implies T1 is congruent to T2, congruent to T2, और T2 T3 belongs to R implies T2 is congruent to T3। अब थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं। इसका मतलब T1 और T2 का शेप और साइज बराबर है। पहले वाले से तो हमें ये पता लगता है। सेकंड वाले से हमें पता लगता है कि T2 और T3 का साइज और शेप बराबर है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इन दोनों को मिला के? इट इम्प्लाइज T1 T2 का शेप और साइज बराबर है, T2 T3 का भी शेप और साइज बराबर है। इसका मतलब T1 और T3 का भी शेप और साइज बराबर होगा। T1 T3 belongs to R for all T1 T2 T2 T3 and T1 T3 belongs to, ठीक है। ये हम हमेशा एंड में ये क्यों लिखते हैं? इसका मतलब ये है कि हर एक पेयर के लिए आप कोई भी ऐसा पेयर उठाओगे, T1 T2 T2 T3, तो ये फॉलो करेगा। क्योंकि अगर आपको एक कोई पेयर पे काम कर जाता है तो उससे हम प्रूव नहीं कर सकते कि सब पे काम करेगा, राइट? अगर हमें मने करना हो तो एक कोई एग्जाम्पल लेके मने कर सकते हैं कि नहीं ये फॉलो नहीं हो रहा, पर हमें कुछ प्रूफ करना हो कि ऐसा फॉलो करते हैं तो हमें जनरली ही बताना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें सबके लिए बताना है, राइट?
फिर तीनों चीजें प्रूव हो गई। देयरफॉर, और ये तीन डॉट देयरफॉर के हैं, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है सभी को? होपफुली क्लियर है। कुछ भी डाउट लगता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी। बट आई थिंक इजी है, और एग्जाम में आने लाइक क्वेश्चन भी है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी का सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, एवरी सिंगल थिंग। हाँ जी, अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल 3 है ये एनसीईआरटी का। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन and R be the relation in L defined as L1 comma L2 such that L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. इसमें हमें क्या दिखाना है कि सिमेट्रिक तो है ये रिलेशन, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है। ठीक। रिलेशन, रिश्ता क्या डिफाइन किया है दोनों के बीच में, L1 L2 पेयर के बीच में, कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना। पहली चीज, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी नहीं होती। ठीक है, मतलब पहला पॉइंट है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज ए लाइन L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू itself। मतलब कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी नहीं होती itself। दैट इज L1 कॉमा L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, क्लियर है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड, सिमेट्रिक है क्या? लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब है? L1 इज परपेंडिकुलर, ये साइन परपेंडिकुलर का होता है, परपेंडिकुलर टू L2। इसका मतलब क्या है? अगर ये लाइन L1 है और ये L2 है, तो L1 L2 के परपेंडिकुलर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर L1 L2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो L2 और L1 के बीच में भी तो 90 डिग्री का एंगल है। तो इससे हम क्या बता सकते हैं? L2 is perpendicular to L1, which implies L2 comma L1 belongs to R। करेक्ट? Therefore R is symmetric। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत इसमें? ओके, मूविंग ऑन। इसमें आप एक और चीज ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे, फॉर ऑल L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू। अब थर्ड देखिए आप, अब हमें ट्रांजिटिव पे जाना है। लेट L1 L2 बिलोंग एंड L2 L3 belongs to R। It implies L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3। अगर डायग्रामेटिकली देखें तो कैसा बनेगा मेरा? L1 ये मैंने मान ली, और ये मैंने मान ली L2। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो मैंने 90 डिग्री एंगल बना दिया। और इससे क्या पता लग रहा है कि L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो ये मैंने L3 लाइन ले ली, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो L1 और L3 आप ध्यान से देखिए तो क्या रिलेशन बन रहा है? वो एक दूसरे के पैरेलल हो जा रही है। इट इम्प्लाइज L1 बिकम्स पैरेलल टू L3। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं हो रही है।
देयर फोर L1 comma L3 does not belongs to R. Therefore, R is not transitive. क्लियर है सभी को? साथ साथ आप सोचते हुए भी चलिए, आपका दिमाग भी उतना चले जितना मेरा चल रहा है। राइट? कोई डाउट है, कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उस पर डिस्कस करूंगी। ठीक है, मूविंग ऑन। एग्जाम्पल 4 है, वो इजी सा है, आई थिंक समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 5 में थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, ओके। हमें इंटीजर्स पहले किस पे डिफाइन किया गया है, ये आप थोड़ा सोचिए। जेड पे डिफाइन किया गया है। इंटीजर्स पे रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है? ऐसे पेयर्स जो ए माइनस बी, टू डिवाइड करे ए माइनस बी को। ऐसे पेयर ए कॉमा बी लिए गए हैं सच दैट टू डिवाइड्स ए माइनस बी। और हमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, लेट ए बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एलिमेंट्स कहाँ से आने हैं? इंटीजर्स से। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एज a minus a, which is equal to 0 and 2 divides 0। मैं बोल रही हूँ कि रिफ्लेक्सिव है। कैसे? कि a कॉमा ए हर एक a के लिए बिलोंग करेगा। यहाँ पे फॉर ऑल लिखना भी जरूरी है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। ये z इंटीजर्स वाला सिंबल है। फॉर ऑल हम क्यों लिख रहे हैं? कि हम बताना चाह रहे हैं कि हर एक एलिमेंट की खुद के संग पेयरिंग हो रही है, सिर्फ एक ही एलिमेंट की नहीं हो रही है। ठीक है, ए कॉमा ए का डिफरेंस कितना होगा? ए माइनस ए 0 हो जाएगा। और टू 0 को डिवाइड करता है, ये याद रखिएगा, टू 0 को डिवाइड करता है, पर 0 2 को डिवाइड नहीं करता है। किसी भी नंबर का डिवीजन बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या है? 2 डिवाइड तो 0 को करता है, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। करेक्ट? तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया हमारा काम। सेकंड क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना है? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ? टू डिवाइड्स ए माइनस बी। टू डिवाइड्स ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि टू डिवाइड्स फोर, टू डिवाइड्स फोर सही है ना? बात कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? इसका मतलब क्या होता है? कि मैं फोर को लिख सकती हूँ टू इंटू टू, मतलब टू के कुछ मल्टीपल में लिख सकती हूँ फोर को। ये तो मतलब होता है टू डिवाइड्स फोर का। सिमिलरली टू डिवाइड्स ए माइनस बी का क्या मतलब है? कि मैं ए माइनस बी को कुछ टू के मल्टीपल में लिख सकती हूँ जो एम इंटीजर्स में बिलोंग करे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू एम, विच इम्प्लाइज बी माइनस ए इज इक्वल टू टू इंटू माइनस एम। और अगर m इंटीजर है तो माइनस एम भी इंटीजर हो गई। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना? तो अगर अभी इससे क्या बता सकते हो? इट इम्प्लाइज टू की मल्टीपल में लिख पाई ना मैं, तो कैसे लिख लूं? टू डिवाइड्स बी माइनस ए। अगर टू डिवाइड्स बी माइनस ए तो इसका मतलब क्या है? बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना? देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। कोई दिक्कत समझने में तो बताइएगा आप। अब जो थोड़ा कलेश करता है, ट्रांजिटिविटी, वो देख लेते हैं हम लोग। ट्रांजिटिविटी। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है? टू डिवाइड्स ए माइनस बी। मैंने अभी आपको ऊपर बताया टू डिवाइड्स ए माइनस बी का क्या मतलब है? कि मैं ए माइनस बी को टू इंटू सम इंटीजर लिख पाऊंगी,
वेयर एम बिलोंग्स टू सम इंटीजर। करेक्ट। कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ यहाँ पे अलग से लिख के, कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ 2 डिवाइड्स 6, इसका क्या मतलब है कि 6 को मैं 2 के कुछ मल्टीपल में लिख पाऊंगी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेट बी कॉमा सी, यहाँ पे बी से खत्म हुआ, बी से शुरू किया मैंने दूसरा वाला, बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है? 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। इसका क्या मतलब है कि बी माइनस सी को मैं कुछ 2 के मल्टीपल में लिख पाऊंगी। यहाँ पे जेड मैं इसलिए ले पा रही हूँ क्योंकि मेरा सेट ही डिफाइन किया गया है जेड। ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं 1 मान लूं और इस इक्वेशन को मैं 2 मान लूं, ठीक है, एडिंग 1 and 2, तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एम प्लस एन। अगर एम और एन दो इंटीजर्स थे तो दो इंटीजर्स का सम भी इंटीजर होगा। ठीक है। ए माइनस सी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एम प्लस एन। इसका क्या मतलब है? ए माइनस सी को मैं 2 के मल्टीपल में लिख पा रही हूँ। इट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स ए माइनस सी। इसका क्या मतलब है? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर हम क्या लेके चले थे? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और हमने क्या दिखा दिया? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अब तीनों चीज दिखा दी, तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। ओके, ये तो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए जो एक्सरसाइज से पहले के थे। नेक्स्ट क्लास में मैं एक टॉपिक कराऊंगी इक्विवेलेंस क्लास का, उसका इसी जो लास्ट एग्जाम्पल है उसी से रिलेट करके आपको बताऊंगी मैं। कॉन्ग्रुएंस का रिश्ता था पैरेलल का, कि 2 लाइन पैरेलल्स वाला सिस्टम चले, L1 L2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो क्या होगा? सोचिएगा, फिर मैं भी थोड़ा सा बताऊंगी। तब तक के लिए मस्ती करिए और थोड़ी सी पढ़ाई भी। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।